हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने दोस्तों ईपीएफओ मिशन ईपीएफओ की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, क्योंकि अभी 2 जुलाई को यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने वाला है दोस्तों, जो कि टोटल 577 पोस्ट है इसमें। तो इसके लिए हम जितना भी जो पोर्शन है, सिलेबस है ईपीएफओ का, वो कंप्लीट फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों, जो कि 100% सिलेबस कवरेज आपको इस पर रहेगा। जितने भी टॉपिक्स ले लीजिए, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया हो गया, लेबर लॉस हो गए दोस्तों आपको, ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, इंडियन इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सब कुछ जो है हम आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो इसको वीडियोस जो है आप हमारे प्लेलिस्ट में, सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप यूपीएससी यूपीएफओ की प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो दूसरे दूसरे एजुकेटर जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। मेरा जो टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा रहा था, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो उसका ये लेक्चर 2 है दोस्तों आज। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर हमने पॉपुलेशन तक स्टॉप कर दिया था, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फोकस करेंगे हम पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। उसके डिटेल्स पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप्स होते हैं पावर्टी, और वर्ल्ड बैंक क्या कहता है पावर्टी लाइन को लेकर, सब कुछ मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप हमारे जो चैनल में एज ए मेंबर्स की तरह ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं आप कि हम लोगों ने स्पीडी करंट अफेयर्स हर महीना कवर करते आ रहे हैं, राइट। तो जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, उनको फुल एक्सेस, वीडियोस एक्सेस रहेगा स्पीडी करंट अफेयर्स का, जो कि मिनिमल कॉस्ट हमने रखा है, 50 रुपीज़ कॉस्ट है आपको मेंबरशिप की, राइट। जो कि सारे वीडियोस जो आपको एक्सेस मिलेंगे, और आपके फोर्ट नाइटली हम लोग जो है एक लाइव सेशन भी आपके साथ करेंगे, जहाँ पे आपके डाउट्स लिए जाएंगे। देखिए 50 रुपीज़ बहुत ही कम कॉस्ट होता है आज के ज़माने में, अगर आप देखेंगे तो जल्द से ज्वाइन हो जाइए और इस मेंबरशिप का फ़ायदा उठाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, जहाँ पे भी कोई भी सोसाइटीज़ ले लीजिए या फिर कोई कंट्रीज़ ले लीजिए, जिनका पर कैपिटा इनकम, ओके, पीसीआई जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही लो होता है, एंड इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे। ठीक है, अमीर जो है अमीर बनता जा रहा है और गरीब जो है गरीब बनता जा रहा है। सो इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ एक कॉमन फ्यूचर पाया जाता है हमको, दैट इज़ नथिंग बट पॉवर्टी देखने को मिलती है। सो दिस आर द टू मेन रीजंस वाई द अकरेंस ऑफ पॉवर्टी विल टेक प्लेस इन एनी अंडर डेवलप्ड सोसाइटी ले लीजिए या कोई भी कंट्री ले लीजिए, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम लो होता है और इनकम इनइक्वालिटी जो है एक ज़्यादा पाई जाती है, तो नथिंग बट वहाँ पे पॉवर्टी आ चुकी है। और इन्होंने जो है पॉवर्टी को दो तरीके से इन्होंने एलॉबरेट किया है। एक आपको रिलेटिव पॉवर्टी हो गया, एंड दूसरा इज़ नथिंग बट एब्सोल्यूट पॉवर्टी, राइट। सो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। देखिए, रिलेटिव पॉवर्टी सिंपली मीन्स, अगर आप देखें तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को माना जाता है दोस्तों, ओके। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट इनकम ग्रुप होता है, वही लार्ज शेयर ऑफ इनकम को होल्ड करते हैं, राइट। तो हमारे इंडिया की बात करें तो 1% ऑफ जो पॉपुलेशन हमारे इंडिया में, उनके पास लार्ज शेयर ऑफ इनकम है। बाकी के जो रिमाइनिंग 99% उनके पास इनकम डिवाइड हो चुका है दोस्तों। और इन लो इनकम कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे कई तरह के ऐसे लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस होते हैं जो मिनिमम कंजप्शन स्टैंडर्ड को तक भी नहीं पहुँच सकते जी, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं दोस्तों, क्लियर। सो रिलेटिव पॉवर्टी इज़ नथिंग बट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, मतलब एक के पास ज़्यादा होना, दूसरे के पास कम होना, उसे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कहते हैं, राइट। वो सारे कैटेगरीज रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो मिनिमम इनके पास कंजप्शन स्टैंडर्ड्स भी मीट नहीं हो पाते दोस्तों। तो डिटेल में आपको समझाऊंगा, मैं जस्ट आपको बेसिक आइडिया दे रहा था। तो देखिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज़ नथिंग बट, जैसे मैंने आपको कहा कि मिनिमम कंजप्शन स्टैंडर्ड भी उनके पास नहीं होते हैं, ओके। इनफैक्ट जो वर्ड पावर्टी है ना, ये पहले जो है एब्सोल्यूट पावर्टी को ही रिफ़र करता था, समझे आप, कि जो वर्ड पावर्टी निकाला गया था उससे पहले पावर्टी का कोई शब्द नहीं हुआ करता था, ये यूज्ड टू कॉल्ड एब्सोल्यूट पावर्टी। सो इट मीन्स एक्सपर्ट्स आर मोर कंसर्न अबाउट द मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन दोस्तों, राइट। तो एक इंडिविजुअल परसेप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंट्री टू कंट्री ये डिफ़र होता रहता है। अगर आप डेवलप कंट्रीज़ में जाएंगे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम होते हैं। इंडिया में आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम देखने को मिलते हैं, राइट। एंड ये जो एस्टिमेशन होता है, पावर्टी एस्टिमेशन करना ग्राउंड लेवल पे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है दोस्तों, जब तक आप कोई एक मिनिमम कंजप्शन लेवल को डिफाइन नहीं कर लेते,
तब तक आप पॉवर्टी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जब तक आप सर्टन ग्रुप को लेकर उसका कंजप्शन लेवल नहीं पहचानते, मतलब मंथली ये लोग कितना खा रहे हैं, कितना इनको कम पड़ रहा है, क्या इनकी पर कैपिटा इनकम है, जब तक आप ये कैलकुलेट नहीं कर लेते, यू विल नॉट गोइंग टू डिसाइड अबाउट द पॉवर्टी ऑफ दैट एरिया। तो इसीलिए कई तरह के कॉन्सेप्चुअल निकाले गए एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हुए थे हमको इन डिफाइनिंग एस्टिमेटिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन द कंट्री। उसके बाद क्या किया था, प्लानिंग कमीशन ने दे अडॉप्टेड द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी बाय द टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड। ठीक है, तो उसमें जो है आपको कई तरह के स्टेप्स फॉलो किए गए और इन्होंने जो टास्क फोर्स एक बनाई थी, तो उन्होंने पॉवर्टी को किस तरह से डिफाइन किया। पॉवर्टी लाइन इज ए मिड पॉइंट ऑफ द मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर दोस्तों। ठीक है, अगर डेली कैलोरी इनटेक 2400 कैलोरीज है आपकी, ओके, ये पर पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं इन रूरल एरियाज, और वही अर्बन एरियाज की बात करें 2100 है पर पर्सन इन अर्बन एरियाज दोस्तों। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे द टास्क इन्होंने डिफाइन किया कि इससे अगर कम हो जाए तो ये पॉवर्टी लाइन पे आ जाएंगे दोस्तों। एंड उन्होंने ये भी रेकमेंड किया है कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो 49 रुपीज़ होता है फॉर रूरल एरियाज दोस्तों। क्लियर, और वही अगर बात करें 57 रुपीज़ फॉर अर्बन एरियाज। राइट, सो अभी यहाँ पे प्राइजेस शुड बी अडॉप्टेड एज अ बेस लाइन यूनिफॉर्मली फॉर ऑल द स्टेट्स, बट अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज हुआ होगा। 1973 एंड 74 की प्राइजेस हैं, बट हमारी जो पावर्टी लाइन है वो किस तरह से डिफाइन करती है। ओल्ड बैंक की बात करें, देखिए ओल्ड बैंक ने पावर्टी लाइन को रिवाइज किया था टू $1.08 पर पर्सन पर डे एट 1993 परचेसिंग पावर पावर्टी। 1.08 से उन्होंने रिवाइज करके $1.25 कर दिया है दोस्तों। सो 1993 में जो परचेसिंग पावर पैरिटी थी उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया था 1.08, बट व्हेन 2005 केम दे रिवाइज टू 1.25। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, द वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर देखेंगे तो 48 और 41% द पॉपुलेशन इंडिया वॉज बिलो द पॉवर्टी लाइन दोस्तों। ओके, सो 100% पॉपुलेशन है हमारी, तो जो है 40 की 40% जो है पॉवर्टी में जा चुकी है। ओके, जो कि मिनिमम आपको 461 मिलियन पर्सन्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे इंडिया में विच वर्क्स आउट टू बी 461 मिलियन पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो बहुत ही डराने वाले सिनेरियोस है, डराने वाले फिगर्स बाहर आए हैं, बट देखते हैं क्या करते हैं गवर्नमेंट, हमारे क्या क्या स्टेप्स लेती है इसको ओवरकम करने के लिए। राइट, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है एक कॉमन इशू बन चुका है ऑल इकोनॉमिक्स में। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए टेम्पररी डिविएशन फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड कैन बी रीगेन थ्रू एडजस्टमेंट इन वेज रेट्स। इसमें भी 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट इन्होंने कैटेगराइज किया है दोस्तों। एक आपको इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट जो है इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इफेक्टिव डिमांड जो होता है ना, इफेक्टिव डिमांड, उसमें आपको कहीं ना कहीं डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है दोस्तों। जो भी एम्प्लॉयमेंट का जो डिमांड होता है, इफेक्टिव डिमांड, उसमें अगर आप गिरावट देखेंगे तो उसको हम क्या करते हैं, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं दोस्तों। सो इसको एक नाम भी दिया गया है, इसका नाम है कीनीशियन, याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कीनीशियन सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब भी इफेक्टिव डिमांड में डिफिशियंसी देखने को मिलती है एंड इट कैन बी ओवरकम बाय मेजर विच इंक्रीज इन डिमांड, फिर लेटर जब डिमांड इंक्रीज हो जाता है इट विल ऑटोमेटिकली रीगेन टू इट्स ओन पोजीशन। तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कीनीशियन सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। उसके बाद आता है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक वेरी शॉर्ट टर्म के लिए राइज होता है। ओके, इट्स नॉट ए लॉन्ग टर्म, इट्स ए शॉर्ट टर्म। ये कोई भी जो है सडनली आप देख लीजिए कोई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी आई है, उसकी वजह से कई सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, या फिर वर्कर्स जो है टेक्नोलॉजी को सीख नहीं पाते हैं, उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते, तो उनको भी नौकरी से निकाल दिया जाता है, बट इट्स ए शॉर्ट टर्म, इट्स नॉट ए लॉन्ग टर्म। बेस्ट एग्जाम्पल आपको चैट जीपीटी का ही है। एंड दिस वर्कर में लूज द जॉब, बट आफ्टर सम टाइम जब तक वो उसके ऊपर एक ग्रिप नहीं ला लेते, तब तक ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट चलता रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों। सो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये भी शॉर्ट टाइम होता है इन इकोनॉमिक साइकिल्स, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी डाउनवर्ड्स की तरफ जाती है या अपवर्ड्स की तरफ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अप ट्रेंड अगर हुआ, ओके, देयर इज़ मोर डिमांड फॉर लेबर फोर्स एंड मोर एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड। जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है
अप ट्रेंड होती है तो सबसे ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है हमको, और वेजेस भी हाई होते हैं यहाँ पे, राइट, डिमांड भी ज़्यादा होता है। जब हमारी इकोनॉमी डाउनग्रेड पे जाती है, डिक्लाइन होती है, तो लेबर फोर्स भी क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है, राइट, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो राइज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको तीन। तो पहला मैंने बताया इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया फ्रिक्शन जो कि शॉर्ट टर्म होता है, और साइक्लिकल ये भी शॉर्ट टाइम होता है दोस्तों। क्लियर, चलिए। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इंडिया में। इंडिया टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। रूरल एम्प्लॉयमेंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू सीजनल एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट दोस्तों। ठीक है, देखिए इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट है वो दो तरह के इसमें डिवाइड हुई है। एक आके आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट हो गया और दूसरा आपको अर्बन एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, बोथ यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, ये दिस क्लासिफिकेशन इज फ्रॉम ऑल, ओके, ये ऑल पर्सपेक्टिव से ये आपको बात कर रहे हैं हम लोग, इनवॉलेंट्री, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल। यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट को फिर दोबारा तीन तरह से इन्होंने क्लासीफाई किया है। क्या क्या है, एक तो सीजनल हो गया, दूसरा आपको डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया दोस्तों, और तीसरा जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। वही अर्बन की बात करें तो अर्बन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओके, एक आपको अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेटेड पीपल, जो हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं आजकल। कई सारे एजुकेटेड पीपल हैं बट उनको नौकरी नहीं मिल रही है, राइट। तो व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। पहला मेन कॉज अगर आप मुझे पूछेंगे, जो मैं एनालिसिस किया हूँ कई सारे न्यूज़पेपर पढ़ के, इट इज़ लो रेट ऑफ इनकम ग्रोथ दोस्तों। क्लियर, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लो रेट होने की वजह से ये डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है हमारा पॉपुलेशन एक्सपैंड होता चला जा रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने जो हो चाइना को भी ओवरटेक कर लिया पॉपुलेशन में, राइट। उसके बाद इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो गई, हमारे इंडियंस जो है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको तबका अगर आप देखेंगे तो वो वेज लेबर्स तबका आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटर हो रहा है मार्केट में, ये जो चैट जीपीटी हो गया, राइट, ये जो डेटा साइंस हो गया, ये एनालिटिक्स हो गए, ये जिस तरह से सॉफ्टवेयर्स लेकर आ रहे हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे हमको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद हो गया हमारा इनअप्रोप्रिएट एजुकेशन पॉलिसीज ऑल्सो। बट एनी हाउ गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू, देखते हैं वो कहाँ तक चलेगा, किस तरह का लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इसकी बात करें तो इट इज़ इनएडवोकेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। ठीक है, इनएडवोकेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। सो दिस आर द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा पॉपुलेशन एक्सपेंस, तीसरा इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद इनएडवोकेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। इसकी वजह से क्या है, हमको कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। क्लियर हो गया, चलिए। अब क्या क्या वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स निकाले गए थे सिंस इंडिपेंडेंस, ओके, सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर क्या क्या प्रोग्राम्स लेकर आए थे अब तक, उस सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं, दिल थाम के बैठिएगा। तो पहला है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों, 1952 में इसको लाया गया था। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज विद पीपल पार्टिसिपेशन, कि किस तरह से हम रूरल एरियाज़ को अर्बन से कनेक्ट कर पाएँ, किस तरह से लोग पार्टिसिपेट करें, वो फोकस रखा गया था 1952 में। नेक्स्ट प्रोग्राम आया हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं IADP, 1960 से लेकर 61 तक हुआ था। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, लोन्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई थी इसमें, क्योंकि लोगों को जो है फाइनेंशियल लिटरेसी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, और ये लोग बैंक से कनेक्ट करवाना चाहते थे। जैसे कि फर्टिलाइज़र्स के लिए लोन्स हो गया, सीड्स के लिए लोन्स हो गया, तो वहाँ पे एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो रहा था, और ये लोग जो है लोन्स भी दे रहे थे। नेक्स्ट आ गया हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं DPAP, 1973 में इसको लाया गया था, ताकि जितने भी ड्रॉट अफेक्टेड सिटीज़ हो, ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट्स हो, वहाँ पे एक एनवायरमेंटल बैलेंस बनाए रखें, ओके, बाय डेवलपिंग ग्राउंड वाटर, या फिर वहाँ पे कई तरह के वेल्स को प्रोवाइड करना, वाटर को प्रोवाइड करना, इरिगेशन कैनाल्स को प्रोवाइड करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स था इसका। उसके बाद आता है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों, 1974 से लेकर 75 तक था, टू इंश्योर बेटर एंड रैपिड यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। ओके, इसमें कई तरह के प्रोजेक्ट डैम्स लेकर आए, ओके, और कनेक्ट किया गया था वाटर्स को।
उसके बाद आता है 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली एग्जाम में पूछा गया था 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये पावर्टी इरेडिकेशन के लिए और हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए इस 20 पॉइंट प्रोग्राम को लाया गया। 1975 इज़ द ईयर ऑफ बिगिनिंग। क्लियर, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977 से लेकर 78 फॉर कंट्रोलिंग द डेजर्ट एक्सपेंशन एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंट बैलेंस। ओके, सो इट इज़ सिमिलर टू द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, आप समझ सकते हैं, ताकि एनवायरमेंट बैलेंस बनाए रखने के लिए इसको लाया गया था। तो मैं एक छोटा सा आपको अपडेट देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक लेक्चर 1 मिनट के लिए रोक के, कि अगर आप हमारे स्पीडी करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस फुल एक्सेस चाहते हैं और कई तरह के जो पर्क्स हैं, जैसे कि आपके लाइव सेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, लाइव डाउट्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे, और जो आप बुक सजेस्ट करेंगे उसके ऊपर लेक्चर्स बनाया जाएगा, तो उसके लिए आपको जो है हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि वेरी मिनिमल कॉस्ट हम लोगों ने रखा है, विच इज़ हार्डली 50 रुपीज़। ओके, एक छोटा सा अगर बिस्किट पैकेट अगर आप ले लेंगे तो वो 30-40 रुपये का हो जाएगा। तो पर मंथ की मेंबरशिप हम बात कर रहे हैं 50 रुपीज़ है। आपको अगर ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए है ऑलरेडी, तो वहाँ पे जो है आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा, राइट। एंड जितने भी पर्क्स हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं, आप वहाँ से उठा सकते हैं दोस्तों। ओके, एंड दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल में बहुत ही बढ़िया एजुकेटर्स अभी आए हैं। वेरोनिका जी, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस एजुकेटर हैं, वो भी आपके लिए सेशंस लेंगे, लेक्चर्स लेंगे, जो कि जनरल साइंस और जनरल इंग्लिश वो लोग कवर कर रहे हैं फॉर EPFO। उसके अलावा जो दूसरे लेक्चरर्स हैं वो आपको सोशल सिक्योरिटी पढ़ाएंगे, राइट। एंड उसके बाद आपको जो लेबर लॉस होते हैं EPFO के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सारा कुछ आपको कवर किया जाएगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही वीडियो मेरा आए या दूसरे लेक्चर्स का आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, चलिए लेट्स बैक टू द टॉपिक। ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जिसे ट्राइसम कहते हैं, 1979 में इसको लाया गया था, प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, अक्टूबर 2 से 1980, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पूर थ्रू प्रोग्राम ऑफ एसेट एंडोमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात करें, जो कि 1980 में इसको शुरू किया था, टू प्रोवाइड प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द रूरल पूर। ओके, जितने भी जो रूरल पूर हैं, रूरल एरियाज में जो पूर पीपल हैं, उनके लिए जो है एक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाया गया था। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, DWCRA, 1982 में इसको डेवलप किया गया था दोस्तों, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कर सके टू द वुमेन बिलोंगिंग टू द रूरल फैमिलीज, राइट। नेक्स्ट है हमारा रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, RLEGP, लेटर इसको मर्ज कर दिया गया है, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो अगस्त 15, 1983 में इसको लाया गया था, फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू लैंडलेस फार्मर्स एंड लेबरर्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जिसे हम कैपाट कहते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी, हाउ टू कनेक्ट दिस रूरल एरियाज टू अर्बन, हाउ टू कनेक्ट दिस एरियाज टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, वेरी फेमस स्कीम, जवाहर रोज़गार योजना दोस्तों, 1989 में, ताकि जितने भी रूरल अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, उसके जो 1989 में लाया गया था। नेशनल रिन्यूअल अवार्ड हो गया 1992 में, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ पब्लिक सेक्टर। नेशनल एश्योरेंस स्कीम हो गया दोस्तों, 1993 में लाया गया था। अगेन सेम, यहाँ पे 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है। एंड डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA, टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द रूरल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद आता है हमारा महिला समृद्धि योजना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, महिला समृद्धि योजना, ताकि टू एनकरेज द रूरल वुमेन टू डिपॉजिट द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स। एंड नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एराडिकेशन प्रोग्राम, ताकि जितने भी अर्बन पॉवर्टी है उसको अटैक करे, एंड हाउ टू एराडिकेट हैविंग द पॉपुलेशन बिटवीन 50,000 to 1 लाख, उनके फोकस किया गया था। उसके बाद ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इन रूरल एरियाज, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ टू द रूरल पीपल, मतलब इन लोगों को जो है बहुत ही लो प्रीमियम में बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स इसमें दिए गए थे उस टाइम पे, राइट। सो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया, टू असिस्ट पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वर्ल्ड बैंक किस तरह से डिफाइन करता है। सो इट विल डिफाइन $1.25, राइट, उसके अगर नीचे है तो गए। एंड इंडिया में 461 मिलियन पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लाया गया। उसके बाद आता है कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम, ताकि गर्ल्स को एजुकेशन इसमें फोकस किया गया। उस टाइम पे 1990s में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मेनली जो एरियाज है, हरियाणा,
पंजाब उस साइड एरियाज़ में गर्ल्स एजुकेशन हो गया, उनको फोकस नहीं किया जा रहा था, राजस्थान। तो उसको बढ़ाव करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, फीमेल लिटरेसी पे फोकस करने के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, कस्तूरबा गांधी एजुकेशन प्रोग्राम। उसका स्वर्ण जयंती सहकारी योजना टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन एम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयड वेज एम्प्लॉयमेंट में फोकस किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है ये, बट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद आता है भारत निर्माण दोस्तों। 2005 में इसको लाया गया था ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए। चाहे वो रोड्स ले लीजिए आप, okay? जिस तरह से आज अगर आप रोड्स देख रहे हैं ना, आज से 10 साल पहले बहुत ही ख़राब थी हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको डेवलप करने की बात की गई थी। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई डेवलप करने की बात की गई थी, राइट। इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, टेलीफोन्स लाइंस हो गए, सब कुछ इसमें भारत निर्माण के अंदर कवर किया गया। उसके बाद वेरी वेरी फेमस स्कीम आती है भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों, राइट। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लेकर आए थे, जिस साल में इलेक्शन जीता उसी साल में लेकर आए, टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट टू एवरी पुअर इन द कंट्री, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, राइट। हर कोई हर व्यक्ति जो है हमारे बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन से कनेक्ट हो, उसके पास भी फाइनेंशियल लिटरेसी नॉलेज हो। उसके लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया। उसके बाद आता है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमविक जयते स्कीम, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, ओके, ये सब कुछ लाने की बात की गई। उसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना दोस्तों, जो कि गर्ल चाइल्ड जो भी है उनके लिए स्मॉल डिपॉजिट स्कीम की स्कीम लाई गई थी, ओके। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो है मेन है कि 300 रूरल क्लस्टर्स को बनाया जाए, मतलब क्लस्टर्स नथिंग बट ग्रुप्स मान लीजिए आप, ओके। सो वहाँ पे जो है उनके फाइनेंशियल उनके जॉब्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके लाइफस्टाइल पे फोकस किया जाएगा, वहाँ पे क्लीन वाटर सप्लाई किए जाएंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन सप्लाई किए जाएंगे। उस तरह से 300 क्लस्टर्स इसमें डेवलप करेंगे। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री एलपीजी कनेक्शंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो बहुत ही फेमस स्कीम है एक्चुअली। सो टू द वुमेन बिलोंगिंग टू 5 करोड़ बीपीएल फैमिलीज़ को देने की बात की गई थी। उसके बाद आता है जिज्ञासा दोस्तों। 2017 में स्कीम को लाया गया था। इनका मेन फोकस था कि स्कूल के बच्चों के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया जाए। एंड साइंटिस्ट शोड एक्शन स्टूडेंट्स क्लासरूम लर्निंग विथ वेरी वेल प्लान्ड। जिस तरह से हम लोग पढ़ा करते थे 90s में, तो वहाँ पे हम लोगों को उतना कुछ एक्सेस नहीं हुआ करता था कई लैबोरेटरीज़ को, यू नो, वी आर नॉट एबल टू डू दिस प्रैक्टिकल लर्निंग। बट आज जिस तरह से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, दे आर कनेक्टिंग विद द न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी दोस्तों, ओके। तो उसके वजह से कई सारे बच्चे जो प्रैक्टिकली आज सीख पा रहे हैं, तो उसकी रिगार्डिंग ये स्कीम को लाया गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, जो कि एक पेंशन स्कीम है, अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्चुअली, जो कि 60 साल से या 60 साल की उम्र या उससे ज़्यादा लोगों के लिए ये स्कीम को लाया गया था। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना 2017 में इसको लाया गया था दोस्तों, राइट। या चाहे तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं थ्रू हमारे जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे जाकर अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, या फिर आप थ्रू ऑफलाइन भी इसको ले सकते हैं दोस्तों। और ये 8% का अश्योर्ड इंटरेस्ट रेट आपको देने वाला है, पे मंथली जो इंटरेस्ट रेट होता है पर आने वाले 10 साल तक आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है सौभाग्य योजना, जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना या फिर सौभाग्य योजना। ये इसका मेन मकसद ये है कि एक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर सके टू ओवर 4 करोड़ फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज बाय दिसंबर 2030। ये 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद वन ऑफ द ब्रेक थ्रू स्कीम अगर आप मुझे पूछेंगे, दैट इज़ आयुष्मान भारत प्रोग्राम। जी हाँ, जो कि पूरा इंडिया का हेल्थ सेक्टर को ही ये टेबल्स टर्न हो चुके थे इस टाइम पे। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। एक आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 1.5 लाख सेंटर्स दे विल ब्रिंग अंडर डायरेक्टली अंडर दिस स्कीम। एंड उसके बाद एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी लाई गई थी, जो कि 10 करोड़ लोगों को, जो भी वनरेबल फैमिलीज, उसको कवर किया जाएगा दोस्तों, ओके। एंड 5 लाख्स पर फैमिली, ये आपने बहुत बार सुना होगा आई थिंक, राइट। कोई बात नहीं, आपका रिविजन भी हो जाएगा। 5 लाख्स पर फैमिली पर ईयर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्कीम के अंडर, राइट। उसके बाद आता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, February 1st 2019, जो कि 6,000 विल बी ट्रांसफर इन द अकाउंट्स ऑफ ऑल द एलिजिबल फार्मर्स इन 3 इक्विवेलेंट इंस्टॉलमेंट्स, ओके, जो कि 2,000 ईच इंस्टॉलमेंट्स में आपको दिए जाएंगे दोस्तों। एंड पीएम श्रम योगी मानधन योजना है, एक मेगा इंश्योरेंस स्कीम है फॉर वर्कर्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ओके। जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं
उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम लाई गई विद एनुअल इनकम ऑफ 15,000. एलिजिबल वर्कर विल एंटाइटल्ड टू रिव्यू 3,000 पर पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स. ठीक है. सो दिस आर द बेसिक इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हमने डिस्कस किया है आपके सामने. इसके अलावा भी और भी स्कीम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं काम करता हूँ, जैसे मैं इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर्स कवर कर लेता हूँ टिल डेट 2023 तक क्या क्या स्कीम्स लेकर आए थे जो रिलेटेड टू इकोनॉमी है, वो मैं आपको एज ए करंट अफेयर की तरह एक PDF बना के शेयर कर दूंगा. ठीक है, ताकि आपको you will have a complete knowledge of how this schemes has been developed from a last 2 decades. क्लियर हो गया? कि डोंट वरी, रिमाइनिंग का जो अपडेटेड स्कीम्स है वो भी मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगा दोस्तों. जैसे ही हम इकोनॉमी का लेक्चर कवर कर देंगे तो उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो मैं बना के जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स वो भी हम कवर कर लेंगे. तो चलिए अभी चलते हम एग्रीकल्चर के ऊपर दोस्तों. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है टू आवर इकोनॉमिक ग्रोथ. हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है एग्रीकल्चर. राइट. सो अगर आप प्रिसाइसली बात करें, जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है ना, इज़ राइटली कॉल्ड गैम्बल ऑफ मानसून. याद रखिए, आई थिंक आपने ये पहली बार सुना होगा. एक नथिंग बट गैम्बल ऑफ मानसून है दोस्तों. जिस तरह से मौसम रहता है उसी तरह के एग्रीकल्चर हमारा ग्रो होना या डिक्रीज होना हमको पता चलता है. ओके. क्योंकि अगर आपने देखा होगा, जब हमने 5 ईयर प्लान से डिस्कस किया था, जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान. ओके. फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनका फोकस किस पे था? पहला एग्रीकल्चर पे था दोस्तों. ओके. उसके बाद किस पे था? इरिगेशंस पे था. राइट. तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओनली 17.4% ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वाज इरिगेटेड. उस टाइम पे बात कर रहा हूँ. ओके. उसके बाद कई तरह के सीरियस एफर्ट्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, एंड मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया वर डिपेंडेंट ऑन द रेन्स. ओके. याद रख लीजिए, 50% से भी ज़्यादा जो ग्रॉस क्रॉप्स होते हैं हमारे इंडिया के, वो किस पे डिपेंड होते हैं? बारिश पे डिपेंड होते हैं. इसीलिए कहा गया है इसको गैम्बल ऑफ मानसून. देयरफॉर क्या है, बारिश जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. बट धीरे धीरे हम लोगों ने कई तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप करी, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, जैसे कि मॉडर्न इनपुट्स इसमें रखे गए. ओके. एंड वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है व्हेन कंपेयर टू 1951 to 56. ओके. तो अगर आप देखेंगे तो यू विल हैव लॉट ऑफ ग्रोथ इन अवर एग्रीकल्चर. राइट. बट उसके बाद कई तरह के इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोजेक्ट्स तरह तरह के लेकर आए ताकि हम लोग एग्रीकल्चर को ग्रोथ कर पाए. उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी दोस्तों 2000 में. राइट. सो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑन जुलाई, अगर प्रिसाइसली बात करें तो जुलाई 28 2000 को नेशनल न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी या फिर नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी भी आप कह सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जितने भी चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको ओवरकम कर सके दोस्तों. इसके साइलेंट फीचर्स क्या है? पहला है टू अचीव 4% ग्रोथ रेट पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 decades. नेक्स्ट, टू डू लैंड रिफॉर्म्स टू प्रोवाइड लैंड टू पुअर फार्मर्स. और जितने भी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है ना, वो सारा कुछ कंसोलिडेट करना पड़ेगा आपको. उसके बाद प्रमोटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू एग्रीकल्चर. राइट. तो जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर होता है वहाँ पे ग्रोथ तो हमको देखने को मिलता है, बट इसके कोई भी कॉन्स भी होते हैं दोस्तों. दे विल वर्क फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. बट एनी हाउ, एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने की बात की गई. उसके बाद एक इंश्योरेंस अम्ब्रेला प्रोवाइड करने की बात की गई फॉर क्रॉप्स टू फार्मर्स टू प्रमोट बायोटेक्नोलॉजी. राइट. प्रमोटिंग रिसर्च फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज़ एंड इंश्योरिंग प्रोटेक्शन टू द डेवलपमेंट वेराइटीज़. ओके. कई तरह ग्रीन रेवोल्यूशंस लाया गया, कई तरह के सीड्स. ओके. हाइब्रिड सीड्स जिसे हम कहते हैं, हाई ईल्ड वेराइटीज़ जिसे हम कहते हैं, HYV. दिस इज नथिंग बट हाई ईल्ड बोलते हैं ना, हाई ईल्ड वेराइटी. ये डेवलप किए गए ताकि ग्रोथ जल्दी हो पाए. तो ये सारे के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी या फिर न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है. एंड ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रेनबो रेवोल्यूशंस लाए गए थे, ये कई सारे एग्जाम्स में आपको पूछ सकते हैं. नॉट ओनली इन EPFO, एज ए नॉलेज पर्पस भी आपके लिए अच्छा है. SSC हो गया, बैंकिंग हो गया. सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज नथिंग बट फूड ग्रेन प्रोडक्शन को कहते हैं. वाइट मिल्क को कहा जाता है. येलो जो है ऑयल सीड्स को कहते हैं दोस्तों. ठीक है. मेनली जो है सनफ्लावर ऑयल सीड्स जो होते हैं. उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन, दे कॉल्ड फॉर फिशरीज. रेड जो है मीट भी आता है और टोमेटो भी आता है. कई सारे लोग रेड का माना मीट रख के आ जाते हैं, बट नो, दे विल ऑल्सो कंसिडर टोमेटो. गोल्डन की बात करें फ्रूट्स. ग्रे की बात करें फर्टिलाइजर्स. ब्लैक और ब्राउन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. सही बात है, जो क्रूड ऑयल्स होते हैं. ओके. जो
जो डिस्टिलेशंस में इसको प्यूरिफाई किया जाता है, कोल वगैरह सब कुछ ब्लैक एंड ब्राउन में कंसिडर करते हैं। सिल्वर की बात करें, एक्स, ओके, डोंट कंफ्यूज, एक्स जो वाइट होते हैं तो ऑब्वियसली वाइट रेवोल्यूशन इज नथिंग बट फॉर एक्स। कई सारे बच्चों को देखा मैंने कंफ्यूज होते हैं, बट नो, वाइट इज़ फॉर मिल्क, सिल्वर इज़ फॉर एग, राइट। नेक्स्ट, राउंड इज नथिंग बट पोटैटो के लिए रखा गया है। आई थिंक कई सारे लोगों के लिए नया होगा, राउंड रेवोल्यूशन इज ऑल्सो देयर फॉर पोटैटो, राइट। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या क्या स्कीम लाए थे हम लोगों ने अब तक, ये एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मोर देन 30 मिनट्स हो चुका है अभी, और आप भी जो है थोड़ा बोर होने लगेंगे। धीरे धीरे सब कुछ मैं कवर कर दूंगा बिफोर द एग्जाम्स, डोंट वरी। बट मेन बात यह है कि आप इसको रिविज़न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिविज़न आप जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इतना आपको मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, इनफैक्ट मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं फास्टिंग की हालत में हूँ अभी, कि इतनी आवाज़ मैं निकाल के पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरी हालत समझिएगा कि किस तरह से होगी। बट आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो मेरा भी फ़ायदा नहीं है, आपका भी फ़ायदा नहीं है, राइट। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या स्कीम्स थे, प्रोग्राम्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेक्टर स्कीम लाया गया था, फर्स्ट स्कीम, राइट, ताकि जितने भी क्लाइमेट चेंज हो गया हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पे किस तरह से इफेक्ट पड़ रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर पे, उसको रिकग्नाइज कर पाए। उसके बाद लाया गया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, विच इज़ वन ऑफ द 8 मिशन। पहले हम लोगों ने एक नेशनल एक्शन प्लान लाए थे दोस्तों ऑन क्लाइमेट चेंज, उसमें का एक मिशन का नाम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके। दे विल ऑल्सो फोकस ऑन द क्लाइमेट चेंज, एंड दिस मिशन आइडेंटिफाइड 10 की डायमेंशंस फॉर प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो कि इस प्रोग्राम ऑफ एक्शंस में इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स उन्होंने ऐसा डिस्कस किया कि जिस तरह से हम फॉलो करेंगे तो एक तरफ से हम क्लाइमेट चेंज को, लाइक रिडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर्स हो गया, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है इसमें, राइट, ताकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऐसे हो जो कि सस्टेनेबल हो एंड इट शुड नॉट अफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑल्सो। तो दिस आर द पॉइंट्स डिस्कशन अंडर दिस मिशन। एंड नेक्स्ट लाया गया था हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम दोस्तों, ओके, जो कि लॉन्च किया गया था 2007-2008 में, क्लियर, 2007 और 8 में इसको लॉन्च किया गया था, टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट, पल्सेस बाय 10 मिलियन टन्स एंड 8 मिलियन टन्स एंड 2 मिलियन टन्स दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। एंड इसका मेन मकसद ये है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन थ्रू एरिया एक्सटेंशन। पहला पॉइंट यहाँ क्या है, इट इज़ एरिया एक्सटेंशन, याद रख लीजिए, okay। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोडक्टिविटी। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोडक्टिविटी। तीसरा पॉइंट क्या है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, सॉरी नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसका बाद फोर्थ पॉइंट है फार्म लेवल इकोनॉमी को इंक्रीज करना, टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस ऑफ फार्मर्स। सो दिस आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो कि इंपॉर्टेंट स्कीम मानी जाती है। उसके बाद इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस किया कई सारे स्टेट्स में, राइट। उसके बाद जो है आपको एक नेशनल मिशन ऑन सैफ्रॉन भी लेकर आए थे दोस्तों, यहाँ देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, नेशनल मिशन ऑन सैफ्रॉन, ओके, जो कि मेनली जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक को रिवाइवल करने के लिए बात की गई थी इसमें। और इसके अलावा भी जो है यहाँ पे कई तरह के इसकी सेंट्रल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किए गए थे, क्लियर। और स्पेशल इंसेंटिव्स लाए गए थे दोस्तों फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, जो भी ड्राई लैंड एरियाज होते हैं ना, उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स भी डिज़ाइन किए गए थे। और जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आपने सुना होगा इसके बारे में भी, ओके। सो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि ये भी 2060 में, जिसे हम कहते हैं RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी 2007 और 8 में लॉन्च किया गया था दोस्तों, जिसमें आउटले रखा गया था, इन्होंने 25,000 करोड़ का इसमें आउटले रखा गया था, ओके, राइट। ताकि हम लोगों को जो ग्रोथ रेट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वी शुड मेंटेन द ग्रोथ रेट ऑफ 4% इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, तो उसको मेंटेन करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो स्कीम को लाया गया था, और इसका आउटले था 25,000 करोड़, राइट। एंड इसमें जो 50% ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा टू स्टेट प्लान एक्सपेंडिचर, और 50% स्टेट रखेगी दोस्तों। एंड इसमें कई तरह के फाइनेंसिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज़ लेकर आए थे एग्रीकल्चर में, कई तरह अलाइड सेक्टर्स में। सपोज मान लीजिए फार्म मशीनरीज हो गया, या फिर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हायर किए गए इसमें, जैसे सीड रिमूवर हो गया, ये तरह तरह के जो हायरिंग मिशन है इसमें फार्मर्स को प्रोवाइड किया करते थे। और उसका नेशनल मिशन ऑन सैफ्रॉन, जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर का पार्ट है, राइट। सो उसको रिवाइव करने के लिए भी स्कीम लाया गया। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर तक ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो भी जान लेना।
तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको, और बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि हमें लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा अपना एफर्ट दिखाइएगा, और हमको बहुत खुशी होगी कि आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएंगे इजीली। एंड डरिएगा मत, आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट कवरेज रहेगा सिलेबस का मेरे द्वारा, और जो हमारे दूसरे लेक्चर्स हैं उनके द्वारा सारा हम कोर्सेज को कवर कर देंगे। तो बस आपका एक ही काम है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।